नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए जिसे फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवीन करके दी एंड किया गया है। एक ऐसा मामला जो देश के अंदर काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो चुका था। देश के अंदर इसके ऊपर काफी सारे मीम्स, काफी सारी प्रतिक्रियाएं, अपोजिशन की प्रतिक्रिया, सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया, हाई कोर्ट की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ गई थी। लेकिन आप में से कई लोग इस सवाल को भी उठाते रहेंगे कि आपने इसको अब जाकर क्यों किया, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जिसका अंतिम परिणाम आना बहुत जरूरी होता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की फटकार आ चुकी है और इस मामले के अंदर आपको बहुत सारे पहलू आज हम बताते हुए निकलेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से देश के अंदर एक डांसिंग चेयर जैसा गेम खेला गया। देश के अंदर, राजनीति के अंदर ये जो नजारा लाइव कैमरे में हुआ, ये बिल्कुल अगर किसी ने म्यूजिकल चेयर गेम खेला हो जिसमें कि एक गाना बज रहा होता है और चेयर के चारों तरफ दौड़ते हुए में से गाना बंद होते ही किसी को बैठना होता है, वैसा कुछ हुआ था चंडीगढ़ के अंदर मेयर इलेक्शन के अंदर। चंडीगढ़ के नए मेयर को कुर्सी पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, साथ में किरण खेर साहब को देख सकते हैं जो कि एमपी फ्रॉम चंडीगढ़ है, और यहां पर आप इनको क्लोजअप में भी देख सकते हैं। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस पूरी कहानी को आज बताएंगे। इन तस्वीरों को डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सीजेआई ने कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। क्या हुआ लोकतंत्र की हत्या? मेयर बनना लोकतंत्र की हत्या है? लोकतंत्र के अंदर मेयर का इलेक्शन लोकतंत्र की हत्या है, या किसी एक व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदार दिया गया है? आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्या है वो रिटर्निंग ऑफिसर की कहानी, डिटेल से समझेंगे आज के सेशन में, क्योंकि हेडलाइन है ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ए मॉकरी ऑफ प्योरिटी ऑफ इलेक्शन, यानी कि मजाक बनाकर रख दिया है प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस के, यानी कि चुनाव के अंदर जो पवित्रता है उसका। तो आज का सेशन बेहद खास है, डिटेल से सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन इलेक्शन को समझने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेलिंग से कुछ जानकारी दे देता हूं, ताकि आप इस बात को अच्छे से विषय वस्तु में उतर जाएं और उतर के इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए भारत के अंदर जब बात शासन व्यवस्था की आती है तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हम लोग जी रहे हैं। केंद्र के अंदर केंद्र सरकार है जो कि सभी राज्यों का, यूनियन टेरिटरीज का केंद्र से फैसला लेती है। राज्यों के लिए राज्य सरकार है, और जिन जगह राज्य सरकार नहीं है वहां केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप में है। तीसरे स्तर पर आता है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नेंस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन है। अब जो नगरीय स्वशासन की व्यवस्था है, इसे जनसंख्या के आधार पर 3 स्तर में बांटा गया है। नगरीय स्वशासन में अगर किसी जगह पर नगर में या कस्बे में रहने वाले लोग हैं और पॉपुलेशन जो डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके भीतर है, तो वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। नगर पालिका से अगर बड़ा शहर है, उसके अंदर नगर परिषद का गठन किया जाता है, और नगर परिषद से ऊपर जब किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो तो वहां पर नगर निगम का गठन किया जाता है। अब ये क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा कि शासन व्यवस्थाएं हैं, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और स्थानीय स्वशासन के लिए गांव में ग्राम पंचायत, और नगरों के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। अब जब नगर निगम की बात हो या नगर परिषद की या नगर पालिका की, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो शहरी है तो वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से आपका वास्ता पड़ता होगा। आपने देखा होगा कि वहां पर नगर निगम के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव में पार्षद चुने जाते हैं, और पार्षद चुन के 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। या तो वो अपने में से एक व्यक्ति को चुनकर मेयर बनाते हैं, या फिर वो डायरेक्टली मेयर को इलेक्ट जनता से कराते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। कई राज्यों में मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और कई राज्यों के अंदर पार्षद आपस में इलेक्शन करके मेयर का चुनाव करते हैं। ठीक है, कई जगह मेयर नगर निगम के अंदर मेयर हो गए, नगर परिषद के अंदर सभापति पद होता है, नगर पालिका में भी सभापति होता है। संभवतः अब आप इस कहानी को रिलेट कर पा रहे होंगे। यह कहानी जिसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, यह समझना और आसान हो जाए अगर आपको यह पता चले कि यह पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में स्थानीय गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, लोकल गवर्नमेंट या कहिए कि लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इन सत्ताओं को, यानी कि ग्राम पंचायतों को और नगर निगमों को या नगरीय स्वशासन को कुछ पावर्स दी जाती हैं। पावर्स में क्या होता है? वहां की साफ सफाई, सड़क की सफाई, सड़क निर्माण, बिजली,
बिजली के जो लाइट के खंभे, स्ट्रीट लाइट्स जिन्हें आप कहा गया है, सैनिटेशन, स्वास्थ्य या फिर मेले का आयोजन, इस प्रकार की जो लोकल शहर में होने वाली जिम्मेदारियां हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य साफ सफाई से मतलब मेजर चीज मानकर चलिए कि, और उस प्रकार की जिम्मेदारियां नगरीय स्वशासन को दी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि नगरीय स्वशासन को जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या यह बिना पैसे के हो जाती है क्या? नहीं साहब, इसके लिए बकायदा बजट अलॉट किया जाता है, और बजट छोटा मोटा नहीं होता है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अकेली मुंबई के अंदर जो बीएमसी है, उसका जो मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका बजट सिक्किम जैसे राज्य के बजट से ज्यादा बजट है। यानी नगर निगम का बजट हजारों करोड़ में, लगभग 60,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। अब आप पूछेंगे तो फिर चंडीगढ़ की कहानी में बीएमसी कहां से आ गई? चंडीगढ़ की बीएमसी की तरह ही चंडीगढ़ भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। बड़े शहर में जयपुर के अंदर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लखनऊ में भी है, नोएडा में भी है, बड़े शहरों में दिल्ली में भी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनका बड़ा सारा बजट होता है, और बजट होता है, और इस बजट पर नियंत्रण करने के लिए, या कहिए कि बजट का डिसबर्समेंट करने के लिए जिस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है, उनमें एक मेयर नाम का व्यक्ति है जो सबसे ऊपर अथॉरिटी है। उसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आईएएस भी साथ में बिठाया जाता है, जो कि उनको सेक्रेटरीट संबंधी जानकारी देता है। पार्षद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर बजट अलोकेट करवा के काम करवाते हैं। आपके शहर का भी पार्षद, आपके भी जिस नगर में आप रहते हैं वहां का भी कोई पार्षद होगा जो अपने स्तर पर बजट अलॉट करवा के आपके शहर की, आपकी गली की सफाई, बत्ती वगैरह का काम करवाता होगा। कुछ इस प्रकार से नगर पालिका, नगर निगम का काम चलता रहता है। लेकिन यह कहानी आपने सुनी किताबी ज्ञान की। इस किताबी ज्ञान के अलावा आपने अपने लोकल अखबार में जिस प्रकार का किताबी ज्ञान लिया होगा, अब मैं उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। अगर आप ये फिगर एक बार देख लें, मुंबई का 59,954 करोड़ का बजट है, और चंडीगढ़ का 2176 करोड़ रुपए का बजट है। जब पैसा है, यानी कि ये मामला ही बाबू भाई पैसे का है, तो ऐसी स्थिति में तो चर्चाएं पैसे से जुड़ी हुई होंगी ही। और जब पैसा जुड़ा हो किसी जगह प्रशासन में, तो कुछ इस प्रकार की खबरें सुर्खियां में बहुत रहती हैं। मीडिया में आप जाएं तो आपको हर दिन, आप अपना लोकल अखबार उठाकर अगर देखें तो शायद ही कोई साल ऐसा गुजरता होगा तब ऐसी तस्वीरें ना आती हों जहां पार्षद किसी प्रशासनिक अधिकारी को पीट रहे हैं, या कोई ऐसी खबर कि पार्षदों के द्वारा लात घुसे चला दिए गए, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की मार पिटाई कर दी। इस प्रकार की तस्वीरें संभवतया आपकी नजर में आ जाती होंगी, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर आप भी अपने अखबारों को ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें बड़ी कॉमन आजकल हो गई हैं। इन कॉमन तस्वीरों के क्रम में ही जब चंडीगढ़ की घटना निकलकर आई, तो प्रथम दृश्यता मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ नहीं देखकर। चंडीगढ़ में क्या तस्वीर निकलकर आई उसको बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा चंडीगढ़ नगर निगम की व्यवस्था को समझ लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की ज्वाइंट राजधानी है, एक यूनियन टेरिटरी है, और शहर होने के नाम पर यहां के 10 लाख से अधिक आबादी होने के कारण यहां की व्यवस्था के लिए नगर निगम की स्थापना की हुई है। इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो पार्षद चुनकर आते हैं और उनके द्वारा अपने स्तर पर मेयर का चुनाव किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो पार्षद चुनकर आते हैं उनकी संख्या 35 है। यहां के जो इलेक्शंस होते हैं मेयर के, उनमें उस शहर के एमपी को भी वोट देने का अधिकार दिया जाता है, और साथ ही साथ यहां पर 9 नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। यानी चंडीगढ़, अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो यहां पर 45 पार्षद हैं। 45 में से वोट देने का अधिकार 36 लोगों को है। 36 में 35 तो इलेक्टेड हैं, और एक जो कि सरकार ने जो केंद्र सरकार में एमपी बनकर बैठा हुआ है। केंद्र सरकार में एमपी चंडीगढ़ से किरण खेर हैं, अनुपम खेर की जो धर्मपत्नी है। 35 इलेक्टेड प्लस 1 का कुल आंकड़ा 36 हुआ। अब इन 36 का आप थोड़ा सा परसेंटेज समझ लीजिए कि ये बटे हुए किस प्रकार से हैं। आज का सारा कलेश यहीं से समझ में आ जाएगा। इस 35 प्लस 1 यानी 36 में से 15 बीजेपी के हैं, यानी कि 14 काउंसलर पार्षद के रूप में और 1 मेंबर ऑफ लोकसभा किरण खेर। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि बीजेपी को यहां पर 15 वोट प्राप्त हो अगर 36 में से वोट दिलाए जाएं तो। 36 में से 15 वोट बीजेपी के थे। इंडिया अलायंस जो था, जिसके अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था,
उनमें से आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे, कांग्रेस के पास 7 पार्षद थे। अगर 36 लोगों की मेजॉरिटी चेक की जाए तो 19 सीटें होती हैं। 18 बराबर का नंबर है, 19 होते ही एक सीट एक्स्ट्रा हो जाती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी और आईएनसी का गठबंधन मेयर का चुनाव जीत रहा था। यानी 13 + 7 अगर जोड़ दिए जाएं तो 20 नंबर होता है। अपोजिशन मतलब जो कांग्रेस के पास में 20 नंबर और बीजेपी के पास में 15 नंबर, कुल मिलाकर 15 वर्सेस 20 का मामला साफ दिख रहा था। एक सीट और थी यहां पर, और वो थी शिरोमणि अकाली दल के पास। उसने अपनी सीट का समर्थन दे दिया बीजेपी को, यानी बीजेपी के पास कुल मिलाकर 16 सीटें हुई और इंडिया अलायंस के पास कुल मिलाकर 20 सीटें हुई। 16 वर्सेस 20 में इंडिया अलायंस साफ साफ सीट जीत रहा था। आम आदमी पार्टी अगर इन नंबर्स को चेक कर ले तो उनका मेयर बनना तय था, और कांग्रेस को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद चाहिए था। तो यह बाकायदा प्रॉपर तरीके से चुनाव पूर्ण ही गठबंधन हो गया था, और इस गठबंधन का बस अब आधिकारिक रूप से घोषणा होनी बाकी थी। कहां से होगी घोषणा? चुनाव होंगे। चुनाव कौन कराएगा? तो इन पार्षदों के चुनाव होने थे, नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं देने वाले थे। जैसे राष्ट्रपति के केस में नॉमिनेटेड जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो वोट नहीं देते, बिल्कुल यहां पर भी वैसा ही था। तो 36 ही लोग यहां पर वोट देने वाले थे। इतना बात समझ में आया? वोट दिलवाने के लिए एक पीठासीन अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की प्रेजेंस में ही वोटिंग होनी थी। यानी कि ये जो यहां के 36 लोग थे, इन्हें अपनी तरफ से बताना था कि मेयर के नाम पर ये किसे वोट देंगे। अब आता है वो दिन जिस दिन यह चुनाव होना था। जिस दिन यह चुनाव होना था उस दिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि चूंकि हम साथ में हैं तो अब साफ दिख ही रहा है कि मेयर हमारा होगा। इस बीच में रिटर्निंग ऑफिसर आते हैं और उनका रिटर्निंग ऑफिसर का एक मैसेज आता है पार्षदों के मोबाइल पर कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इलेक्शन नहीं करा पाऊंगा। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि चुनाव होने से पहले ही जिसको ये चुनाव कराना है, जिसको सामने दिख रहा 16 वर्सेस 20 के आंकड़े में 20 को ज्यादा बोलना है कि हां तुम ज्यादा हो, इस नाम पर रिटर्निंग ऑफिसर आते हैं और आकर के अनाउंस करते हैं मेरी तबीयत खराब है। मतलब आते हैं से मतलब मैसेज आता है मेरी तबीयत खराब है, मैं वो नहीं करा सकता। भाई साहब, इस बात पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नाराज हो जाते हैं। यार गजब बात है। मतलब एक आदमी शहर के मेयर के पद का डिसीजन लेगा क्योंकि वो चुनाव का अधिकारी नियुक्त किया गया, अब वो बोल रहा है मेरी तबीयत खराब है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब वापस आऊंगा, तब चुनाव कराएंगे, तब तक आप पार्षद लोग बढ़िया से डांसिंग चेयर या वो म्यूजिकल चेयर का गेम खेलते रहो। भाई इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में पहुंचते हैं साहब, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहुंच करके शिकायत करते हैं कि सर देखिए ये क्या हो रहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस बात को सुनती है, रिटर्निंग ऑफिसर से कहती है सुनो भैया, तुम बीमार हो कोई बात नहीं, हर हाल में 30 जनवरी तक चुनाव हो जाने चाहिए। अच्छा, इस बीच में अपोजिशन का, या फिर ये कहिए कि यहां पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अपोजिशन बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केंद्र में ये लोग अपोजिशन में हैं, तो इंडिया अलायंस के नाम पर इनका कहना होता है कि ये केवल बीजेपी के द्वारा बिठाया गया एक प्लॉट है जिसमें इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को बीमार घोषित कर दिया है। कोई बात नहीं साहब। अब यहां से आगे का पक्ष आता है। आगे के पक्ष में हाईकोर्ट आती है और हाईकोर्ट कहती है कि किसी भी स्थिति में चुनाव कंप्लीट कराओ और किसी भी तरीके से 30 तारीख को चुनाव कंप्लीट कराओ। 30 जनवरी की डेट दे दी जाती है साहब। 30 जनवरी की जिस दिन डेट आती है वही 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अब कहानी को महात्मा गांधी साहब इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि देश के अंदर वह दिन भी बहुत ज्यादा राजनीति के अंदर द्वंद्व का विषय बना हुआ है, और दूसरी तरफ यहां पर अब लोकतंत्र के नाम पर चुनाव के अंदर भी, चुनाव का मतलब क्या, लोकतंत्र, अब लोकतंत्र के नाम पर वोटिंग होना है। वोटिंग होना है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का। मेयर इलेक्शन का दिन आता है, बाकायदा न्यूज बाहर आती है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की गाइडलाइंस आती हैं, 30 जनवरी को चुनाव कराना है, और कोई भी पार्षद जब वोट देने आएगा तो अपने साथ कोई बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं आएगा। चंडीगढ़ पुलिस पूरे चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। चलिए साहब, ये भी हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये 30 जनवरी का काम डिसाइड हो जाता है तो वो दिन आता है जिस दिन ये चुनाव होना है। हाई वोल्टेज ड्रामा उस दिन होता है। क्या ड्रामा होता है भाई? ये कुल मिलाकर के 36 वोट पड़ने थे। 36 वोट पड़ने थे। बिल्कुल अपेक्षित था कि आम आदमी पार्टी, जिसके पास मेजॉरिटी है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, जिनके पास 20 नंबर है, वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन यहां पर निकल कर आता है कि बीजेपी चुनाव जीत गई है।
बीजेपी का चुनाव जीतना और इसके पीछे का कारण बताया गया कि बीजेपी थोड़े बहुत वोट से नहीं जीती है, बीजेपी 4 वोट से चुनाव जीत गई है। एक आध वोट का चलो भाई हो सकता है सामने वाला गलती कर दिया हो पढ़ने लिखने में, बोले भाई साहब 4 वोट से बीजेपी जीत गई है। यानी 36 के अंदर मुकाबला जहां 20 वर्सेस 16 चल रहा था, अचानक 12 वर्सेस 16 हो गया। आप कहेंगे 12 वर्सेस 16 कैसे हो गया? क्योंकि 8 वोट तो भाई साहब ने काउंट ही नहीं करे, बोले ये तो इनवैलिड हैं, इनमें गलतियां हो गई हैं, इसलिए मैं इन्हें काउंट नहीं करूंगा। ये कौन बोले? प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपने स्तर पर बीजेपी के उम्मीदवार को, जो बीजेपी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, उन्हें जिता दिया। जिनका नाम था मनोज सोनकर, वो चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन जाते हैं। और उन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ से जो कैंडिडेट आए थे कुलदीप टीटा, उनको 4 वोटों से हरा दिया। अब जब 4 वोटों से हराने के बाद में मनोज सोनकर मेयर बनते हैं, कुलजीत सिंह संधू सीनियर डिप्टी मेयर बनते हैं, राजेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर बनते हैं। बकायदा इलेक्शन के अंदर बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं। और जीतने के बाद इन सोनकर साहब को कुर्सी पर बकायदा इज्जत से लाकर बिठा दिया जाता है। लेकिन ये जो इज्जत से बिठाने का कालखंड था, ये इतना स्फूर्ति में हो रहा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें एक और भी है, और वो क्या है? अपोजिशन ने हाईकोर्ट से कहा था कि जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर यह कह रहा है कि भाई हम तो बीमार हैं, इसका मतलब उसके मैलाफाइड इंटेंशन है, वो चुनाव कराना नहीं चाहता या चुनाव में धांधली उसके मन में है। इसलिए हाईकोर्ट से इन्होंने कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया की प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और प्रॉपर वीडियोग्राफी होने के नाम पर इस पूरी प्रक्रिया की फुटेज आप लोग इसलिए देख पा रहे हैं कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस हाईकोर्ट के निर्देशन में कैमरे की नजर में हो रहा था। कैमरे की नजर में जो ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसको ऐसा लग रहा है कि आइए आइए आप बैठिए, और आइए आइए आप बैठिए के पीछे जो खबर निकल कर आती है। अच्छा, इस बीच में नड्डा साहब इन्हें बधाई भी दे देते हैं कि भाई मेयर का सीट जीत गए हैं, तो चलो बधाई हो। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या चल रही थी? वो कहानी ये थी कि इस पूरी कहानी के कर्ता धर्ता ये भाई साहब महाशय थे। ये महाशय जिन्होंने इस चुनाव को कंप्लीट करवाया, जिन्होंने इन बैलेट पेपर में 8 बैलेट पेपर को ही रद्द घोषित कर दिया, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव के अंदर निर्णय देते हुए सोनकर को कुर्सी दी और खुद यहां से उठकर चल दिए। ये रिटर्निंग ऑफिसर थे। और चुनाव के बाद के जो नजारे हैं वो आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार का नजारा हो रहा है। इसके बाद में फिर साहब केजरीवाल साहब को आना ही था। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से बोले, साहब ये देखिए आज बापू की हत्या और आज ही लोकतंत्र की हत्या, ये 2 घटनाएं तो अब दिखाती हैं कि किस प्रकार से। और अब मामला मेयर से शुरू हुआ था, लेकिन संपूर्ण देश में बीजेपी वर्सेस अपोजिशन हो गया और एक सिंबल के रूप में निकल के आ गया कि देखिए चुनाव जीतने के लिए ये किस हद तक चले जाते हैं। यहां पर सोनकर को बिठाया है, जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम कराया गया है, ये तो व्यक्ति जब खुले आंखों के सामने कैमरे के सामने ऐसा कर रहा है, तो सोचिए कि ये बिना कैमरे के क्या करेंगे। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, आप रंगे हाथों पकड़े जा रहे हो। रंगे हाथों पकड़ने के बाद में अपोजिशन उठा के कह रही है कि ये तो तब है जब कैमरा सामने लगा है। सोचो कैमरा ना हो तो क्या हो जाएगा, कैमरा नहीं हो तो ये आदमी ना जाने क्या क्या हरकतें करेगा। और यही नहीं, चूंकि बीजेपी अपना आदमी बिठाई है तो बीजेपी क्या क्या करेगी जरा इस पर विचार किया जाए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का काउंसलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर काउंसलर को बिठा करके मेयर बनाकर चला जाता है। ये है साहब वो रिटर्निंग ऑफिसर जिनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि ये कागज काउंट करते हुए एक बैलेट पेपर बीजेपी के पक्ष में, एक अपोजिशन के पक्ष में, और कुछ बैलेट पेपर रद्द करके डालते जा रहे हैं। रद्द करके जिन बैलेट पेपर्स को डाल रहे हैं ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो तस्वीरें आप आती हुई देख रहे हैं, ये इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कैमरे को भी देखते हैं कि क्या कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे तो एक क्षण के लिए ऐसा आएगा, आप तस्वीर देखिएगा, ये देखिए, तो इस समय पर ये कैमरा ऑब्जर्व करते हैं कि कैमरे में तो नहीं आ गया है। ये ऊपर वाला सब देख रहा है, तो इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी देख रहा था। इसके बाद में इस वीडियो को खूब वायरल किया गया, तरह तरह से लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के इस वीडियो को खूब सब जगह पर शेयर किया और बताया कि आज साबित हो गया है कि बिना बेईमानी के भाजपा एक मेयर तक नहीं जीत सकती। अब ये तो वो वाली बात हो गई साहब कि समुंदर का पानी खारा है और कहा गया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा घोषित कर देती है।
इन भाई साहब ने जो काम किया उसके बाद से तो पूरी बीजेपी को लपेट लिया अपोजिशन ने कि भाई बीजेपी वालों, तुमसे तो एक मेयर का चुनाव नहीं जीता जाता, तुम मेयर के चुनाव जीतने में इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर से इतनी धांधली करवा दिए, तो तुम सोचो रियल में कभी इलेक्शन होगा तो तुम क्या क्या करवाओगे। मेयर जैसे छोटे पद के लिए जहां 2000 करोड़ का बजट है, सोचो जहां जिले हैं, जहां राज्य हैं, जहां पर केंद्र है, जहां पे लाखों करोड़ का बजट चल रहा है, वहां क्या करोगे भाई साहब। बड़ा मामला हो गया। ये देखिए आप यहां पर, ये भाई साहब हटते हैं और तुरंत यहां पर ला करके तुरंत सीट पर बिठाया जाता है। विजेता घोषित होते ही बीजेपी के उम्मीदवार को सांसद बनाकर, मतलब मेयर बनाकर बिठाया जाता है। इस बात से अपोजिशन भड़क जाता है और भड़क करके यहां से बैलेट पेपर उठा लेता है। अब इस बात को एक बार, इस तस्वीर को दोबारा देखिएगा, यहां पर जिनसे हमने लिया है उनका टैग लगा हुआ है। आप यहां पर देखें कि इन्होंने तस्वीरें, ये देखिए 3 बैलेट पेपर है, ये रद्द हुए, ये पास हुए, ये फेल हुए, मतलब ये अपोजिशन के पक्ष में। तो इनको लेकर के ये अभी थोड़ी देर में आप देखिए, ये उठा करके अपोजिशन वाले जो पार्षद हैं वो इन बैलेट पेपर को उठा के चल देते हैं। अब जब बैलेट पेपर को उठाकर चल देते हैं तो अब मामला और आगे क्रिटिकल हो गया। क्या क्रिटिकल हुआ? पहले इन्होंने इनको बिठाया 3 तरफ बांट करके और ये बिठाया कि भाई देखिए ये जीत गए हैं इन 8 वोटों के रद्द हो जाने से। अब क्या हो रहा है, ये वोट उठाकर जब भाई साहब भागने लगते हैं, कौन? ये अपोजिशन वाले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले, जब ये भागने लगते हैं तो ये एक और एथिक्स की बात यहां पर याद दिलाते हैं। और वो क्या दिलाते हैं कि ये तो सरासर लोकतंत्र का मजाक है। ये कहते हैं कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र की हत्या है। बोले क्यों साहब, अब आपको कैसे हत्या लग गई? मतलब मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की हत्या क्या है। लोकतंत्र की हत्या इनके द्वारा बैलेट पेपर को गलत डिक्लेयर करना, यह लोकतंत्र की हत्या है, या फिर बैलेट पेपर को चुराकर भाग जाना लोकतंत्र की हत्या है। देखिए अपने देश में पार्षदों के द्वारा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में जो हाल दिखाए जाते हैं, कुर्सियां, लाठी भाता जंग जो चलता है, वो तो आजकल के अखबारों की कॉमन सुर्खी हो गई है। बट चूंकि ये हाईकोर्ट के डायरेक्शंस में, निर्देशन में चुनाव हो रहे थे, और ऐसी जगह पर जब अपोजिशन पहली बार संगठित होकर इंडिया अलायंस के रूप में चुनाव लड़ रहा था, तब तो ये अपने आप में एक तरह का, ये समझिए कि वो वार गेम हो गया था कि यहां से डिसाइड किया जाएगा अपोजिशन कितना साथ रह सकता है। यहां से ये उठाकर भागते हैं तो ये कहने लगते हैं कि देखो क्या कहा था मैंने आपसे, मैंने कहा था कि यहां से लोकतंत्र की हत्या हुई है, बैलेट पेपर चुरा के कोई व्यक्ति भाग गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर टेक्निकली तो बैलेट पेपर चुराना भी गलत है, क्योंकि इन्होंने अपने इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, इनने कहा अच्छा क्या आपको नजर नहीं आ रहा कैमरे की रिकॉर्डिंग में कोई बैलेट पेपर उठाकर भागा है? बैलेट पेपर उठा के भागते थे पहले लोग जब सुनते थे बूथ कैप्चरिंग की घटना, ऐसा हमारे चंडीगढ़ में हुआ, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है? तो भाई साहब वो तो प्रतिक्रिया दी है किसी ने कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है, कैसे इनको फेल कर दिया है। ये वैसे हुआ ना, किसी टॉपर को अचानक ये पता चले कि वो फेल हो गया है, वो सरप्राइज होकर चेक कर रहा है मेरे में ऐसे कॉपी में क्या लिख दिया, मैं फेल कैसे हो गया, मैं मेरी कॉपी देखूं मैंने क्या लिख दिया, तुमने गलत कैसे घोषित कर दिया, ये गलत है, वो चेक कर रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो खड़े हुए मार्शल्स थे उन्होंने इन बैलेट पेपर्स को छीनकर वापस इसी जगह रखवा दिया। इनसे पूछा कि महाशय आपको ऐसा क्या दिखाई दिया इसमें? तो इन्होंने कहा कि उन 8 बैलेट पेपर्स को जब इन्होंने रद्द किया है कि ये गलत हैं, क्योंकि उनमें टेक्निकलिटी ऐसी है कि जहां टिक करना चाहिए था वहां प्रॉपर तरीके से टिक नहीं किया गया है। बैलेट पेपर्स के अंदर जहां पर टिक करना चाहिए था, जिस नाम के आगे टिक करना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से टिक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उनको रद्द घोषित किया है। कोई बात नहीं साहब, अपोजिशन इस बात से खिन्न हुई और यहां पर आकर के बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो मेयर बनकर बैठ गया। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और माफी चाहेंगे, हाई कोर्ट पहुंचती है। ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल मसीही। अनिल मसीही हैं जिन्होंने इस पूरे की पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। ये हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर। इन्होंने कहा कि मुझे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था, अब जब नियुक्त किया गया था मैं तो मेरी ड्यूटी निभा रहा था, अगर गलत था तो गलत बता रहा था। ये वैसे हुआ जैसे कभी आपने क्रिकेट मैच देखा हो और आपके साथ एम्पायर, आपके समर्थन वाला आ जाए, आप जब आउट हो वो तुरंत नो बॉल का इशारा कर दे कि साहब ना बॉल ही नो बॉल है, ये तो हो ही नहीं सकती, है ना। जब भी आप कुछ भी करो तो वो कुछ ना कुछ आपको
आपको आउट होने से बचा ले। तो ऐसा एम्पायर अगर मिले तो ये रिटर्निंग ऑफिसर थे। इन्होंने साफ साफ हर बॉल को नो बॉल बोले, ये तो बैलेट पेपर ही गलत है और इसलिए हमारा बंदा जीत रहा है। अच्छा, इनके बारे में अपोजिशन का एलिगेशन है कि ये अल्पसंख्यक मोर्चा के भी सदस्य बीजेपी की तरफ से हैं, तो ये एक उस संगठन से भी जुड़े हैं। तो बोले ये तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अब उस पक्ष के बारे में मैं सच्चाई या झुटलाई नहीं जानता कि कितना सच है कितना गलत है, लेकिन ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने अपने पक्ष में अपनी तरफ से कहा कि मैंने तो जहां टिक लगाने थे वहां नहीं लगे थे, इसलिए वो बैलेट पेपर रद्द किए। और दूसरी तरफ और जो लोग बैलेट पेपर उठा के भाग रहे थे उनको आप देख नहीं पाए। अपोजिशन इस बात को लेकर के हाईकोर्ट पहुंचा साहब, हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट जाकर के उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले पर इंटरफेरेंस की मांग की कि साहब हाईकोर्ट महोदय, आपने कहा था कैमरे में चुनाव हो, कैमरे में चुनाव हुआ, कैमरे के अंदर दिख रहा है कि वो व्यक्ति कैसे बैलेट पेपर पर क्रॉस और कट्टस लगाता जा रहा है कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, और आप ऐसी स्थिति में हमें राहत दें। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, कोई अंतरिम राहत आपको नहीं मिलेगी, हमने पहले चुनाव करवा दिए, वो कम था क्या हम तुम्हारे। अच्छा देखो वास्तविकता क्या है, हमारे जयपुर में भी ऐसा ही चल रहा है, जयपुर के नगर निगम के चुनाव में भी ऐसा ही हाल है। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, जितने भी जगह पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस हैं उनमें स्टेट असेंबलीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। जैसे कैसे इंटरफेरेंस होता है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझो, लोकल जो अपनी गवर्नेंस है, चाहे पंचायती राज हो चाहे नगर निगम हो, आप विचार कीजिए ना, संपूर्ण देश में सब जगह एक जैसा नियम ही नहीं है कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मतलब जनता चुनेगी मेयर को या पार्षद चुनेंगे। आधे राज्य ऐसे हैं, लगभग 10 के आसपास राज्य ऐसे हैं जहां डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो रहा है, और आधे से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पार्षद मेयर का इलेक्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, इनमें गजब तरीके से लॉबिंग चलती है, हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, पार्षदों को खरीद करके बाड़ेबंदी कर दी जाती है कि हाँ भाई ये पार्षद इसके समर्थन में है, इनको इस कमरे में रख दो, इनको इतना इतना रुपया दिया जाएगा, मेयर का इलेक्शन ये फलाना सिंह जीत जाएगा। क्रॉस वोटिंग तक करा करके मेयर का पद जीता जाता है। और ये ऑलमोस्ट नगर स्थानीय स्वशासन भारत में अभी उस परिपक्व स्थिति में नहीं पहुंचा है, और ये लगभग मतलब ये कई बार तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर निकल जाता है, पार्टी वालों को भी नहीं पता होता है क्या चल रहा है। यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो जाती है, किसी एक पार्टी का पार्षद दूसरे वोटिंग पार्टी को देकर वोट चला आता है। क्रॉस वोटिंग में बड़ी कॉमन चीजें हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट असेंबलीज वो एक्ट बनाती हैं, स्टेट असेंबलीज प्रोसीजर बनाती हैं कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेट का इंटरफेरेंस अभी जब तक इसमें है, हमारे संविधान के अंदर जब तक इनके लिए स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं लिखी जाएंगी, तब तक इस प्रकार की प्रक्रियाएं संभवतः देखने को मिलती रहेंगी। हाईकोर्ट ने कहा देखो भाई तुम्हारे फसले में पहले ही फसली है, अब नहीं, अब इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। अब साहब अपोजिशन के वाले लोग निकल करके पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब बताइए ये क्या हुआ है, जरा देखिए। बाय प्रॉपर तरीके से अपोजिशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, आंखों के सामने ये क्या हो रहा है देखिए साहब। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इस वीडियो को देख लेते हैं। आजकल जमाना वीडियो का है, और आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की कवरेज भी लाइव चलती है। आप लोग चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेशंस होते हैं उनको भी सुन सकते हैं कि जज साहब ने क्या कहा है। पहले तो पता नहीं चलता था कि जज साहब ने क्या कहा है, अब तो जज साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, और क्या दलीलें दी जा रही है वो भी आप सुन सकते हैं। इस बात पर साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह मसला पहुंचा तो सीजेआई ने इस मसले के ऊपर कहा कि यह सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि यह जो अनिल मसीह नाम का जो व्यक्ति है, यह बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते हुए दिख रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, और वो कैमरे को बार बार देख और रहा है। आप ये देखिए, यहां पर आप सीजेआई का स्टेटमेंट देख सकते हैं जो यहां पर है, आवाज स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि अब ये चीज पब्लिकली बाहर आ गई है। इन्होंने जो कहा उसमें यह साफ है कि वीडियो से साफ पता चल रहा है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर को डिफेस किया है, खराब किया है। क्या ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर केस होना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त करके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए, बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभाल कर रखा जाए, और उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी रोक लगा दी है कि फर्दर अब इसके ऊपर कोई बैठक और नहीं होगी। यहां पर रोक लगा दी गई है साहब। ठीक है साहब, तो यहां पर यह प्रकार हुआ। अब ये वीडियो देखिए आप, गजब प्रकार से है ये। अब इसको पता नहीं है कि ये कट लगाने से पहले इधर देखेगा, देखना, ये देखना, इस पे कट लगा रहा है, ये साइन कट लगाया। अब इसको अचानक ध्यान आया ऊपर कैमरा लगा है, अरे देख भाई, देख भाई,
इसको कैमरा अचानक दिखाई दिया। इस बात के बाद तो भाई साहब इसके गजब मीम बने इस आदमी के ऊपर कि हर आदमी जो है ना। अच्छा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कैमरे को ये समझ करके कि मैं कैमरे में ऑब्जर्व हो रहा हूं, मैंने कट लगाया है और कहीं ना कहीं ये मामला उठेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है यार कैमरे के अंदर ये आदमी ऐसा कर रहा है। हालत देखिए कि मतलब इसने नेक्स्ट लेवल, सब तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं इसने एक ही बार में पास कर दी भाई साहब। ठीक है, इसके बाद तो रंगे हाथों पकड़े गए भाई साहब, कईयों ने पत्रकारों को घसीट लिया। आइए जानते हैं सीसीटीवी का नुकसान क्या होता है। इस प्रकार से लोग मतलब गजब प्रकार से इसकी मौकरी बना रहे हैं और बीजेपी वर्सेस अपोजिशन वर्सेस पोजीशन, यानी सरकार वर्सेस अपोजिशन, इस मामले पर दबा करके ट्रोलिंग हो रही है। उधर अपोजिशन वाले खींच खींच कर लेकर के आ रहे हैं कि देखा किस प्रकार से बीजेपी चुनाव जीतने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पर क्या दबाव बनाती है कि वो अपने एथिक्स भूल जा रहा है। और ऐसी स्थिति में सीजेआई को कहना पड़ रहा है कि चुनाव अधिकारी को यह बताना होगा कि वह भगोड़ा की तरह कैमरे की ओर देखते हुए बैलेट से छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो दोबारा चुनाव कराने होंगे। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को 19 फरवरी को बेंच के सामने पेश होने का आदेश दे दिया है कि उससे कहिए कि वो यहां आए और यहां पहुंचे। ठीक है साहब, अब इसमें क्या सही क्या गलत ये सब कोर्ट को फैसला लेना है, लेकिन ये सरासर सही है कि उस व्यक्ति के इंटेंशन मैलाफाइड थे जब जब वो इस तरह का काम कर रहा है, सामने लगे कैमरे को और पीछे लगे कैमरे को देख रहा है। अब इसमें एक तथ्य और निकलता है कि सर सरकार इस विषय पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इस विषय पर बोलना सुप्रीम कोर्ट के पास ही अपेक्षित था। बाकी सब तरफ से तो बधाइयों का सिलसिला चल चुका था। अपोजिशन नाराज बैठा था, सरकार वाले खुश थे कि हमारा मेयर बन गया। बाकी अब देखते हैं 19 फरवरी को क्या होता है और संभवतः अगर ये मतलब चुनाव रद्द होते हैं तो री इलेक्शन कराए जाएंगे। री इलेक्शन के बाद क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ही कदम दूर बचे हैं हम 3 मिलियन से। आप में से आधे से ज्यादा लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जो चार्ज है वो आपकी तरफ से भेंट है, वो ज्वाइन के बटन में है। अगर आपको लगता है कि आप हमें ज्वाइन करें, आप हमारे हाथ और मजबूत करें कंटेंट रिसर्च कंटेंट क्रिएशन में, तो आप हमारी सहायता जरूर कर सकते हैं हमारे ज्वाइन ऑप्शन को ज्वाइन करके। ठीक है, इसके अलावा कुछ जरूरी सूचनाएं हैं और वो क्या है, हमने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है, आप समय निकालकर देखिएगा, जिसमें हमने बिहार के पिछड़ेपन के ऊपर एक केस स्टडी की है। समय मिलेगा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उस पर और राय दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हम और कौन से वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप में से कोई जानकार, आपके परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें जानकारी दीजिएगा कि हमारे द्वारा क्रैश कोर्स लाया जा रहा है। एक ऐसा प्रयास जो कि मात्र 150 घंटे में, क्योंकि अब आरओ एआरओ का परीक्षा जैसे ही फिनिश होगा और उसके बाद में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के बीच का जो लगभग 40 का दिन के आसपास का जो समय बचेगा, उसके अंदर डेडिकेटेड 150 घंटे की क्लासेस मात्र 999 में हमारी टीम आपके लिए लेकर आ रही है। आप उसे ज्वाइन करें, यूट्यूब पर निरंतर अभ्यास करें। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप वहां पर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स को बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वो मात्र 3000 रुपीज में आपको अपनी पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है। साथ ही साथ यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो वो 4 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके लिए 1999 में उपलब्ध हैं, इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज 3000 से अधिक पेजेस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।